जय हिंद मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि एडुटेरिया का बिहार तत्व संग्रह को हम लगा रहे हैं और यहाँ पर हम 5वां संस्करण 2026 वाला लगा रहे हैं, जो कि बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान रखना है, यहाँ पर हम अगर बात करें तो बिहार का सामान्य परिचय, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में, साथ साथ बिहार में पलटन और जनगणना के चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है 7वें नंबर का, बिहार की हम राज्य व्यवस्था पॉलिटी के बारे में जो बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिहार की पॉलिटी राज्य व्यवस्था के बारे में क्वेश्चन पे बात करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेना है। साथ में जितने भी पुराने चैप्टर आ चुके हैं अभी तक, पुराने मतलब कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस लग चुके हैं, इसकी भी आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि एग्जाम में देखो यहीं से क्वेश्चन आते हैं और फिर आप लोग कहते हो कि एग्जाम में पता नहीं क्वेश्चन कहां से बन रहा है। ध्यान रखना है, बिहार की राज्य व्यवस्था सबसे पहले हम कवर करने की कोशिश कर लेते हैं। बिहार की राज्य व्यवस्था में सबसे पहले हम शासन व्यवस्था की अगर बात की जाए तो राज्य की विधायिका के बारे में बात किया तो विधायिका में राज्यपाल आएगा, विधान परिषद आएगा और विधानसभा आएगी। इसके बाद हम राज्य की कार्यपालिका के बारे में बात किया तो राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद आएंगे, प्रशासनिक पदाधिकारी आते हैं। राज्य की न्यायपालिका में अगर बात किया है तो राज्य का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट आएगा, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय आएंगे और एक आपके अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। इसके बाद स्थानीय सुशासन की अगर हम बात किया है तो ग्राम सुशासन आएगा और नगरीय सुशासन के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम राज्य की विधायिका के बारे में बात कर लेते हैं। 1919 के अधिनियम के द्वारा बिहार में द्विसदनी विधायिका को अपनाया गया था। द्विसदनी विधायिका का मतलब विधानसभा को अपनाया गया है, याद रखना है, विधानसभा को अपनाया गया है और विधान परिषद को अपनाया गया था, है ना। और विधानसभा तो सभी जगह होती है, सभी राज्यों में, लेकिन विधान परिषद की बात करें भारत में केवल 6 राज्यों में है। उत्तर प्रदेश, बिहार, आप कहेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में। विधान परिषद की जो पहली बैठक है वह 20 जनवरी 1913 को पटना कॉलेज के सभागार में की गई थी। इसी आधार पर वर्ष पर 2013 में विधान परिषद का शताब्दी समारोह जो है मनाया गया था। 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को स्वायत्तता दी गई और इस अधिनियम के तहत अब बिहार का पहला विधानसभा चुनाव जो है 1937 में संपन्न भी हुआ था। पृथक बिहार राज्य में प्रथम विधानसभा का चुनाव जो है 1937 में हुआ था और विधानसभा का लिए 152 और विधान परिषद के लिए 30 सीटों का व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो पृथक बिहार राज्य में पहली बार विधानसभा का चुनाव 1937 में हुआ। विधानसभा के लिए 152 सीटें और विधान परिषद के लिए 30 सीटों की व्यवस्था को किया गया था। राज्य में 152 सीटों में से 70 निर्वाचन क्षेत्र सामान्य नागरिकों के लिए थी, 15 अनुसूचित जातियों के लिए, 7 अनुसूचित जनजातियों के लिए, 39 मुस्लिमों के लिए, 4 महिलाओं के लिए, 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए, 2 यूरोपीय समुदाय के लिए, 13 विशिष्ट क्षेत्र जिसमें व्यवसाय, उद्योग, भूस्वामी, शिक्षक आदि को सुरक्षित जो है रखा गया था। चुनाव में 58 सीटों पर कांग्रेस ने जीत को दर्ज किया था। कांग्रेस को सरकार बनाने का निमंत्रण राज्यपाल एमजी हेमलेट के द्वारा दिया गया था। श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस पार्टी के आदेश पर ग्रहण से पूर्व सरकार से राजनीतिक स्वायत्तता और आश्वासन मांगा। आश्वासन नहीं मिलने पर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा मंत्रिमंडल में गठन करने से इनकार जो है कर दिया, मतलब सरकार बनाने से इनकार कर दिया गया था। 1937 और 1946 के अगर हम विधानसभा चुनाव की बात की जाए, कुल सीटें 152 थी, याद रखना है, और इस समय भी 152 थी। कांग्रेस को उस समय 98 सीटें मिली थी 1937 में, 1946 में भी 98 सीटें मिली थी। मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी को 20 सीटें मिली थी। मुस्लिम लीग को यहाँ 1946 में 34 सीटें मिली थी, अन्य को 34 सीटें दी गई थी, यहाँ पर आपकी 20 सीटें दी गई थी। तो ये आपका एक तरीके से डिफरेंट है कि 1946 और 1937 में क्या डिफरेंस रहा है। इसके बाद तत्कालीन गवर्नर ने मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के मोहम्मद यूनुस को मार्च 1937 में कार्यकारी सरकार बनाने का दायित्व दिया था। देखो, जब गवर्नर के द्वारा जब कृष्ण सिंह को जो है भेजा गया था निमंत्रण, तो कृष्ण सिंह ने बनाने से मना कर दिया। तो दूसरी पार्टी थी मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी, यहाँ इसके प्रमुख थे मोहम्मद यूनुस, इनको जो है निमंत्रण भेजा गया सरकार बनाने का। इन्होंने बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में कर लिया। मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले प्रधानमंत्री, उस समय जो है मुख्यमंत्री को ही प्रधानमंत्री कहा जाता था, बने थे। बहुमत न होने के कारण 19 जुलाई 1937 को यूनुस की सरकार ने त्यागपत्र भी दे दिया। दूसरी ओर गवर्नर एवं कांग्रेस के मध्य में सहमति होने पर 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण के नेतृत्व में बिहार में पहली बार कांग्रेस की सरकार को बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए थे। विधानसभा 23 जुलाई 1937 को श्री राम दयालु सिंह अध्यक्ष और प्रोफेसर अब्दुल बारी उपाध्यक्ष के तौर पर चुने गए थे। 15 फरवरी 1938 को राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के विषय पर
बिहार सरकार की बिहार कांग्रेस की सरकार ने त्यागपत्र जो है दे दिया था। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा 19 मार्च 1938 को कैदियों को छोड़े जाने के कारण पुनः सरकार ने अपना कार्य जो है संभाल लिया था। तो ये उथल पुथल चल रही थी। 1939 का समय आया, दूसरा विश्व युद्ध में कांग्रेस की सहमति के विरुद्ध भारत को शामिल करने के मुद्दे पर बिहार कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र देकर विधानसभा को ही भंग कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध के कारण 1939 से लेकर 1945 तक विधानसभा का गठन जो है नहीं किया गया। इसके बाद 1946 में पुनः विधानसभा का चुनाव हुआ। अप्रैल 1946 में श्री कृष्ण सिंह ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हुए मुख्यमंत्री का पद को संभाला था। इस चुनाव में कांग्रेस की सबसे बड़ी पार्टी और मुस्लिम लीग दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। 1946 के विधानसभा द्वारा 36 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना गया। इसमें सरोजिनी नायडू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम, अनुग्रह नारायण सिन्हा, हुसैन इमाम जैसे प्रमुख लोगों को चुनित किया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव 1952 में किया गया था, जिसमें बिहार विधानसभा के 230 सीटों के लिए चुनाव हुए। एक सदस्य को मनोनीत किया गया। स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात किया कृष्ण सिंह को ही बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की अनुशंसा के आधार पर बिहार विधानसभा की सीटों पर 319 पर जो है विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो 319 जो है कर दी गई थी। वर्ष 1977 का समय आया, बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि की गई। कुल सीटों की संख्या 325 कर दी गई। 15 नवंबर 2000 को बिहार को झारखंड से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। इसके पश्चात बिहार विधानसभा सीटों की संख्या 243 हो चुकी थी। तो अगर क्वेश्चन कभी ये पूछा जाए कि 1913 में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे 43 थी, है ना। और 1937 में पूछा जाए विधान परिषद में 30 थी, 1952 में 72 थी, 1958 में 96 हुई, 2000 में अंतिम रूप से 75 हो गई। इसी तरह विधानसभा में सदस्यों की संख्या 1937 में 152 थी, 1952 में आजादी के बाद 331 हो गई, 1957 में घटकर 319 हो गई, फिर 1977 में 325 हो गई और फिर अंतिम रूप से 2000 में आप कहेंगे जब झारखंड का गठन हो गया 243 बच गई थी। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 152 से आर्टिकल 237 के अंतर्गत राज्य सरकारें और उनकी कार्यपालिका का जो गठन है वो वर्णन किया जाता है। अब विधानसभा की बात, हम पहले विधान परिषद की बात करेंगे। बिहार राज्य की विधायिका जो है द्विसदनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। विधान परिषद जो है एक उच्च सदन होता है, जिस तरह केंद्र में राज्यसभा होता है इसी तरह राज्यों में विधान परिषद उच्च सदन होता है और एक स्थायी सदन के रूप में इसको जाना जाता है। विधान परिषद के गठन निर्माण का जो वर्णन है आर्टिकल 169 के अंतर्गत जो है किया जाता है। इसके बाद संविधान में अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन है। स्पष्ट है कि विधान परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होगी और कम से कम 40 से कम भी नहीं होगी। बिहार विधान परिषद में कुल सीटों की संख्या की बात किया 75 है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है तो जो कि कभी भंग नहीं होती है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं और विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का चयन की बात की जाए तो 1/3 सदस्य जो होते हैं विधानसभा सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, फिर 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों को द्वारा लिए जाते हैं, 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं या रखना है, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा लिए जाते हैं और 1/12 सदस्य स्नातक निर्वाचकों के द्वारा चयन किया जाता है। तो ये 5 आधारों पर विधान परिषद में सदस्यों का चयन जो है किया जाता है। अब विधान परिषद के बाद आपकी विधानसभा आती है। विधानसभा बात किया तो बिहार राज्य विधायिका की निम्न सदन विधानसभा होती है, जिस तरह केंद्र में लोकसभा होती है और यह एक अस्थायी सदन है ना। और इसका वर्णन संविधान में आर्टिकल 170 के तहत जो है किया गया है। राज्य विधानसभा सीटों की अधिकतम संख्या 500 है और कम से कम संख्या जो है 60 होती है। 7 फरवरी 1921 को मौजूदा विधानमंडल के सभागार में प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक हुई थी और इसी के आधार पर वर्ष 2021 में विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह को मनाया गया है। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या की बात किया 243 है। देखो अगर विधान परिषद में बात की जाती तो आप कहेंगे 75 है, विधानसभा में बात किया तो आप कहेंगे 243 है। बिहार विधानसभा में सीटों में 38 जो है सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त 1 सीट आंग्ल भारतीय समुदायों के लिए थी, लेकिन वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा इस आंग्ल सीट को जो है क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। विधानसभा सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वैसे तो 5 वर्षों का होता है, लेकिन विभिन्न परिस्थितियों में इस कार्यकाल में
पूरा होने से पहले भी भंग किया जा सकता है, या हो सकता है 1 साल के लिए बढ़ा भी दिया जा सकता है। अब विधान परिषद और विधानसभा के बाद हमारा राज्यपाल गवर्नर की भूमिका आती है। राज्य सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल को विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका संबंधी अधिकार प्रदत्त किए गए हैं। इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 6 में किया गया है। राज्यपाल की अगर नियुक्ति की बात किया तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, लेकिन वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है, कभी भी राष्ट्रपति उन्हें हटा भी सकता है। राज्यपाल की कुछ नियुक्ति संबंधी शर्तें हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो ऐसा व्यक्ति को ही राज्यपाल के रूप में चयन किया जाता है। राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात किया है तो राज्यपाल को कई शक्तियां हैं। इसमें सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्ति आती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्रियों, महाधिवक्ता, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य एवं अन्य उच्च अधिकारियों की जो है नियुक्ति करता है, और यह सभी नियुक्तियां कार्यपालिका संबंधी में आती हैं। दूसरा है व्यवस्थापका संबंधी अधिकार। व्यवस्थापका संबंधी अधिकारों की बात करें तो राज्यपाल विधानमंडल की बैठकों को बुलाता है, स्थगित भी कर सकता है तथा विधानसभा को विघटित भी कर सकता है। कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राज्यपाल उस पर अपनी स्वीकृति ना दे दे। यदि विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा हो, आवश्यकता पड़ रही हो तो अध्यादेश भी जारी कर सकता है राज्यपाल, ये भी याद रखेगा। अगर राज्यपाल में कुछ वित्त संबंधी अधिकार भी होते हैं, राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से, मतलब कि राज्यपाल की अगर पहले स्वीकृति ही ली जाती है तभी राज्य विधानसभा में वित्त विधेयक को जो है प्रस्तुत भी किया जाता है। न्याय संबंधी भी राज्यपाल को कुछ अधिकार होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल से सलाह लेता है। राज्यपाल आपराधिकों की सजा को कम भी कर सकता है और क्षमा भी कर सकता है। आपातकाल संबंधी बहुत इंपोर्टेंट शक्ति है। राज्य में वैधानिक रूप से शासन न चलाने की संभावना होने पर, संविधान का उल्लंघन होने पर धारा 356 के अधीन वह राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने के लिए या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए परामर्श भी दे सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल प्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का प्रधान हो जाता है। अब तक बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन जो है लग चुका है। कोई मुझे कमेंट करके ये बता सकता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन बिहार में कब लगा था और सबसे अंतिम बार कब लगा था? तो पहला बार और सबसे अंतिम में वाला राष्ट्रपति शासन कब लग चुका है बिहार में? 8 बार में मुझे कोई कमेंट करके जरूर बताएगा। विवेक आधारित कुछ अधिकार भी राज्यपाल के होते हैं। राज्यपाल अधिकतर कार्य मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जैसे विधेयकों की स्वीकृति देना, विधानसभा को भंग करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। जब विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले तो अपने विवेक से निर्णय जो है ले सकता है। तो विवेक से भी कुछ निर्णय राज्यपाल के लिए रखे गए हैं। राज्यपाल से संबंधित कुछ आपके आर्टिकल हैं, इन आर्टिकलों को याद कर लो, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आर्टिकल 152 में परिभाषा बताई गई है। आर्टिकल 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में, 154 में राज्य की कार्यपालक शक्ति के बारे में, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, 156 राज्यपाल का कार्यकाल, 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए जो एलिजिबिलिटी अर्हता है वो क्या होनी चाहिए, आर्टिकल 158 में राज्यपाल कार्यालय के दशाओं के बारे में, और आर्टिकल 159 में राज्यपाल के द्वारा शपथ ग्रहण के बारे में जो है बात यहाँ पर की जाती है, याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट यहाँ पर बात की जाए तो हम कुछ आर्टिकल ऐसे भी है जिसको और भी याद कर लेते हैं। जैसे आर्टिकल 160 में कतिपय आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्य होते हैं, जो आकस्मिक स्थिति बन जाती है कभी, राज्यपाल के कार्य है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति की सीमाएं बताई गई है। आर्टिकल 163 में मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग और सलाह देने के लिए बात की गई है। आर्टिकल 164 में मंत्रियों संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन संबंधी भी बताया गया है। आर्टिकल 165 में राज्य की महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 166 में राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्रवाई के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 167 में राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि का मुख्यमंत्री का क्या होता है, दायित्व होता है। आर्टिकल 174 में राज्य विधायिका सत्रावसान और उसको भंग करना राज्यपाल की शक्ति होती है। आर्टिकल 175 में राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार होता है। आर्टिकल 176 में राज्यपाल के द्वारा विशेष संबोधन होता है। आर्टिकल 200 में विधेयकों पर सहमति देना राज्यपाल पर होता है। राज्यपाल विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करने की बात यहाँ पर की गई है। 201 में कहा गया है कि राज्यपाल के द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। 213 में राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, जिस तरह राष्ट्रपति 123 के द्वारा कर सकता है। 217 में राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह लेना होता है। और 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया।
तो ये आर्टिकल आपके कुछ 10-15 आर्टिकल हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब बिहार के राज्यपालों की एक सूची है, उन सूचियों को याद कर लेते हैं हम। तो यहाँ से कब तक है इसको छोड़ देंगे, हम सीधा याद करेंगे पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर, क्योंकि इंपोर्टेंट है। सबसे पहले हम उपराज्यपाल की सूची की बात करेंगे 1920 तक, ठीक है। तो चार्ल्स स्टुअर्ट बैली सबसे पहले बनाए गए थे 1 अप्रैल 1912 को। इसके बाद एडवर्ड अल्बर्ट गेट बनाए गए दूसरी बार, फिर तीसरी बार सर एडवर्ड वेरे लेविंगले बनाए गए, चौथी बार एडवर्ड अल्बर्ट गेट को बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद बिहार और उड़ीसा के एक साथ गवर्नर राज्यपाल के रूप में श्री भगवान सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 29 दिसंबर 1920 को बनाया गया था, बिहार उड़ीसा के गवर्नर राज्यपाल एक बार में। फिर आपके बाद दूसरे वाले हैवलैंड ले मैसूरियर बनाए गए, फिर हेनरी व्हीलर बनाए गए, ह्यूग मैकफर्सन को बनाया गया। इसके बाद बात किया है तो हेनरी व्हीलर, लैंसडाउन स्टीफेंस, जेम्स डेविड स्पिटन, लैंसडाउन स्टीफेंस, जेम्स डेविड स्पिटन, लैंसडाउन स्टीफेंस, जेम्स डेविड स्पिटन, जॉर्ज टॉल्टर विल्टी और जेम्स डेविड स्पिटन, ये 1935 तक के हैं। इसके बाद बिहार का गवर्नर बनाया गया अकेला 1935 से। सबसे पहले जेम्स डेविड स्पिटन को बनाया गया था 11 फरवरी 1935 को। तो उसके बाद सर मॉरिस गवर्नर हैलेट को बनाया गया, सर थॉमस अलेक्जेंडर को बनाया गया, सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड को बनाया गया, सर फ्रांसिस मूडी को कार्यकारी के तौर पर चुना गया, सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड को फिर बनाया गया, सर ह्यूग डॉब को बनाया गया। इसके स्वतंत्रता के पश्चात राज्यपाल, और यहीं से आपके वेरी इंपोर्टेंट है कौन क्या बने हैं इसके बारे में बात किया है। तो जयराम दास दौलत राम, यह रखना है, जयराम दास दौलत राम स्वतंत्रता के पश्चात पहले 15 अगस्त 1947 को राज्यपालों के तौर पर जो है चुने गए थे। दूसरे माधव श्रीहरि अन्य थे, तीसरे आर दिवाकर, चौथे डॉक्टर जाकिर हुसैन, पांचवें MAS अयंगर, छठवें नित्यानंद कानूनगो, सातवें न्यायमूर्ति UN सिन्हा पदासीन, आठवें देवकांत बरुआ, नौवें रामचंद्र डोनिबा भंडारे, 10 नंबर के जगन्नाथ कौशल, 11वें नंबर के न्यायमूर्ति KBN सिंह पदासीन, 12वें नंबर के अखलाक उर रहमान किदवई, फिर आपके P वैकेंट शुभमैया, ये आपके बनाए गए 13वें नंबर के। इसके बाद 14वें नंबर के गोविंद नारायण सिंह, उसके बाद न्यायमूर्ति दीपक कुमार सेन, RD प्रधान, 17वें नंबर के जगन्नाथ पहाड़िया, 18वें नंबर के न्यायमूर्ति GG सुहानी, 19 नंबर के मोहम्मद यूनिस सलीम, 20वें नंबर के B सत्यनारायण रेड्डी, 21 नंबर के मोहम्मद शफी कुरैशी, 22 नंबर के अखलाक उल रहमान किदवई, 23 नंबर के सुंदर सिंह भंडारी, 24 नंबर के न्यायमूर्ति BM लाल, 25 नंबर के सूरभान, 26 नंबर के बिंदु चंद्र पांडे, 27 नंबर MR जोइस, 28 नंबर पे वेद प्रकाश मारवाय, 19 नंबर बूटा सिंह, 30 नंबर के गोपाल कृष्ण गांधी, 31वें RS गवई, 32 रघुनंदन लाल भाटिया, 33 नंबर देवानंद कुंवर, 34 नंबर DY पाटिल, 35 नंबर केसरीनाथ त्रिपाठी, 36 रामनाथ कोविंद, 37 नंबर केसरीनाथ त्रिपाठी, 38 नंबर सत्यपाल मलिक, 39 नंबर लालजी टंडन, 40 नंबर का फागू चौहान, 41 नंबर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, 42 नंबर आरिफ मोहम्मद खान और 43 नंबर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बनाया गया था। और ये 14 मार्च 2026 से अभी तक पद पर यही है, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ये आपके एक रिटायर्ड है। 43 आपके अभी तक जो है बनाए गए हैं। अब हमने कुछ नाम लिए थे जैसे जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद, बिहार के ऐसे 2 राज्यपाल हैं जो आगे चलकर राष्ट्रपति भी बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन रिटायर्ड स्वतंत्र बिहार के 43 नंबर के राज्यपाल हैं, याद रखेगा। इसका अर्थ है कि उस समय राज्यपाल का पद खाली था, जब पद खाली हो तो राज्य के उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति उस राज्य के राज्यपाल कार्यभार जो है संभालते हैं, जो हमने यहाँ पर बताई है पदासीन। पदासीन तब कहते हैं जब राज्यपाल का पद खाली रहा और उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राज्यपाल का कार्यभार संभालते हैं तो उसे पदासीन कहा जाता है। याद रखना है जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद 2 गवर्नर ऐसे रहे जो राज्य के आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन की बात करें तो 43वें नंबर के राज्यपाल हैं स्वतंत्र बिहार के। अब हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो आपके CM मुख्यमंत्री ही होता है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का गठन होता है। आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल को सहयोग प्रदान करता है। आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल के नेता को चुना जाता है। मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं होता है, सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, लेकिन बहुमत की स्थिति होने पर कार्यकाल का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री राज्य में देश के प्रधानमंत्री के समान होता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी का निर्वहन मुख्यमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री से संबंधित कुछ सोचिए, अगर बात की जाए तो
थोड़ा सा बात करेंगे वही कौन से कब बने हैं। मोहम्मद यूनुस को 1 अप्रैल 1937 को पहले बनाया गया था। फिर श्री कृष्ण सिंह 20 जुलाई 1937 को बने। पुनः श्री कृष्ण सिंह 2 अप्रैल 1946 को बनाए गए। दीप नारायण सिंह कारवाहक सीएम रहे हैं। फिर आपके आपके विनोदानंद झा बने। 6वें नंबर के कृष्ण बल्लभ राज सहाय। 7वें नंबर के महामाया प्रसाद सिन्हा। 8वें नंबर के सतीश प्रसाद सिन्हा कारवाहक चुने गए। बीपी मंडल 9वें नंबर के बने। 10वें नंबर के भोला पासवान शास्त्री पहली बार बनाए गए थे और राष्ट्रपति शासन पहली बार लगा था 29 जून 1968 को, याद रखेगा। फिर 11वें नंबर के सरदार हरिहर सिंह को बनाया गया। 12वें नंबर के भोला पासवान शास्त्री दूसरी बार चुने गए। इसके बाद राष्ट्रपति शासन फिर दूसरी बार लगा 6 जुलाई 1969 को। फिर दरोगा प्रसाद साहे को बनाया गया 13वें नंबर पर। 14वें नंबर पर कर्पूरी ठाकुर बनाए गए। 15वें नंबर पर भोला पासवान शास्त्री को तीसरी बार सीएम के तौर पर चुना गया। फिर राष्ट्रपति शासन लगाया गया तीसरी बार 9 जनवरी 1972 को। फिर 16वें नंबर पर केदार पांडे बनाए गए। 17वें नंबर पर अब्दुल गफूर बनाए गए। 18वें नंबर पर जगन्नाथ मिश्रा बनाए गए। फिर से राष्ट्रपति शासन लगा, चौथी बार याद रखना है, 30 अप्रैल 1977 को। फिर 19 नंबर पर कर्पूरी ठाकुर को बनाया गया। फिर राम सुंदर दास बनाया गया 20 बार। फिर राष्ट्रपति शासन लगा 5वीं बार 17 फरवरी 1980 को। 21 नंबर के सीएम जगन्नाथ मिश्रा बनाए गए। 22 नंबर के चंद्रशेखर सिंह। 23 नंबर के बिंदेश्वर दुबे। 24 नंबर के भागवत झा आजाद। 25 नंबर सत्येंद्र नारायण सिन्हा। 26 नंबर जगन्नाथ मिश्रा। 27 नंबर लालू प्रसाद यादव। पहली बार लालू प्रसाद यादव को 10 मार्च 1990 को बनाया गया था सीएम। राष्ट्रपति शासन लेकिन इनके बाद फिर लग गया 6वीं बार 28 मार्च 1955 को। फिर लालू प्रसाद यादव दूसरी बार चुने गए। फिर राबड़ी देवी चुनी गई पहली बार। फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया 7वीं बार 11 फरवरी 1999 को। फिर 30 नंबर में राबड़ी देवी को चुना गया। फिर 31 नंबर पर नीतीश कुमार बनी है पहली बार सीएम, क्या रखना है। फिर 32 नंबर पर राबड़ी देवी बनी तीसरे नंबर पर, लेकिन फिर से राष्ट्रपति शासन 8वीं बार लगा और अंतिम बार 7 मार्च 2005 को। नीतीश कुमार को फिर चुना गया दूसरी बार। नीतीश कुमार अगेन चुने गए तीसरी बार। फिर आपके 35 नंबर पर जीतन राम मांझी को चुना गया। 36 नंबर पर नीतीश कुमार चौथी बार फिर से चुने गए। इसके बाद अगर बात किया है तो नीतीश कुमार 5वीं बार चुने गए। नीतीश कुमार 6वीं बार। नीतीश कुमार 7वीं बार। नीतीश कुमार 8वीं बार। नीतीश कुमार 9वीं बार चुने गए। अभी हाल ही में जो सम्राट चौधरी सीएम बने हुए हैं 42वें नंबर के हैं। 15 अप्रैल 2026 को यह सीएम बने हैं। वर्तमान में अभी पद पर यही बने हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 43 आपके गवर्नर रहे हैं 43 नंबर के, और 42 नंबर के आपके अभी तक सीएम बने हुए हैं। ब्रिटिश शासन में बिहार के पहले मुख्यमंत्री की बात किया है, मोहम्मद यूनुस है, 1937 में बनाए गए थे। स्वतंत्र बिहार के अगर प्रथम प्रधान मुख्यमंत्री की बात की जाए तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री की बात किया तो भोला पासवान शास्त्री रहे हैं। बिहार के प्रथम निर्दलीय गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री की बात किया है, महामाया प्रसाद सिन्हा बने हैं। बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर को चुना गया है। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी को चुना गया। बिहार के सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने हैं, 9वीं बार मुख्यमंत्री रहे। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी अगर व्यक्तिगत रूप से बात किया है, मतलब व्यक्ति के रूप में, तो 24वें नंबर के हैं, लेकिन अगर क्रमों में बात किया तो यह 42वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, याद रखिएगा। अब हमने बात कर ली यहाँ पर विधानमंडल की, गवर्नर की, मुख्यमंत्री की। अब हम बात करेंगे बिहार में न्यायपालिका की। राज्य की जो न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय जो है पटना उच्च न्यायालय है, पटना में है उच्च न्यायालय। हाईकोर्ट जो है बहुत शीर्ष संस्था के रूप में जानी जाती है। पटना उच्च न्यायालय का जो गठन है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत 3 फरवरी 1916 को किया गया था। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात किया है सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स कैमियर थे। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए संगम कुमार साहू हैं। पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के साथ 53 न्यायाधीशों की स्वीकृति जो है पद बने हुए हैं। अगर बात किया पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श से की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है। उच्च न्यायालय संबंधी योग्यता की बात क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत की न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का उसे एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए, अथवा उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो आयु है 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो जो आपके हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते हैं 62 ईयर की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। अब उच्च न्यायालय है तो उच्च न्यायालय के कुछ कार्य भी होंगे, है ना। तो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियां कुछ प्राप्त है, जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो मूल अधिकार संसद, विधानमंडल आदि के संबंध में
विवादों की प्रथम दृष्टि की सुनवाई जो है प्रथम क्षेत्राधिकार के अंतर्गत की जाती है उच्च न्यायालय में। रिट क्षेत्राधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक के रूप में कार्य करता है। तीसरा आता है अपीली क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का अपीली न्यायालय भी है, जहां राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई की जाती है। चौथा आता है पर्यवेक्षीय क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय इसके तहत अपने अधीनस्थ न्यायालयों की गतिविधियों की समीक्षा भी कर सकता है। पांचवा आता है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं, जैसे जिला न्यायालय होते हैं ना, स्थानीय न्यायालय होते हैं, उन पर न्यायाधीशों की नियुक्ति पदोन्नति का अधिकार भी उच्च न्यायालय रखता है। अभिलेख न्यायालय है ना, अभिलेख न्यायालय उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय भी होता है। उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय अभिलेख साक्ष्य के तौर पर रखे जाते हैं। उच्च न्यायालय को न्यायिक अवमानना के आधार पर दंड देने का भी अधिकार होता है। सातवां आता है न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति। अनुच्छेद 13 और 226 के तहत उच्च न्यायालय केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिनियमों कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच भी जो है कर सकता है। बिहार की न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय के बाद जिला न्यायालय और अनुमंडल स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय जो है आते हैं। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से आर्टिकल 233 के तहत जो है की जाती है। तो कभी याद आए कि जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? करता तो गवर्नर है, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो हमारा अब हाईकोर्ट हो गया। अब इसके बाद हम स्थानीय सुशासन के बारे में बात करेंगे। तो स्थानीय सुशासन में सबसे प्रमुख आता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। स्वतंत्रता के उपरांत 1947 में बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को संबंध में एक अधिनियम बनाया गया था। 73वें संविधान संशोधन के आलोक में बिहार सरकार ने बिहार पंचायती राज अधिनियम 1992 को लागू किया। इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में पंचायत नाम का एक शीर्षक, एक नया भाग एक्स को जोड़ा गया है और अनुच्छेद 243 से 243 ओ के तक प्रावधान इसमें रखे गए हैं। संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 29 विषयों को शामिल किया गया था और तो पंचायतों के अधिकार क्षेत्र को इसमें रखा गया है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था 2001 से यह कार्यरत है। पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया है। बिहार पंचायत अधिनियम 2006 के मुख्य प्रावधान है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। यहाँ पर जो है 3 स्तरों पर पंचायती राज में प्रावधान को रखा गया है। महिलाओं के लिए अगर बात किया है तो सभी स्तरों पर 50% आरक्षण यहाँ पर रखा गया है। पिछड़े वर्गों के सभी स्तरों और पदों के लिए अधिकतम 20% का आरक्षण को रखा गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के सभी स्तरों पर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण यहाँ पर प्राप्त होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के सभी स्तर पदों पर कुल आरक्षण 50% से यहाँ पर अधिक नहीं दिया जाएगा। पंचायती राज के निर्वाचित पद धारकों को लोक सेवा जो है दर्जा प्राप्त होता है। पंचायती राज का चुनाव निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग के जो है अधीन होता है। कभी आ जाए पंचायती राज के चुनाव किसके अधीन होता है? राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन होता है। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अधीन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद की संरचना एवं विशेषताएं रखी गई हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति की बात किया है तो जिला परिषद में 38 संख्या है। सदस्य जिला परिषद सदस्य की बात किया तो 1160 है। अगर बात की जाए पंचायत समिति में संख्या 534 है। पंचायत समिति सदस्य की बात किया तो 11,094 है। इसके बाद ग्राम पंचायत की बात किया तो 8,053 है। ग्राम पंचायत सदस्यों की बात किया तो 1,09,321 है। तो ये आपके पंचायती राज व्यवस्था की स्थिति है। इसके बाद ग्राम सभा आती है। पंचायती राज के अधीन सबसे बड़ी जो सभा होती है वो ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में गांव के सभी मतदाता सदस्य इसके शामिल होते हैं। ग्राम सभा की जो बैठक के लिए 2 बैठकों के लिए एक अंतराल जो है 3 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। मतलब कि 1 साल में कम से कम 4 बैठक अनिवार्य बताई गई है। ज्यादा हो जाए तो वो अच्छी बात है। ग्राम सभा की बैठक का जो आयोजन है वो मुखिया के द्वारा कराया जाता है। ग्राम सभा का जो कोरम गणपूर्ति है वो 1/20 सदस्यों का रखा जाता है। ग्राम सभा के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता के संबंध में ग्राम पंचायत के मुखिया के द्वारा की जाती है। उनकी उपस्थिति में उप मुखिया के द्वारा की जाती है। ग्राम सभा का जो मुख्य कार्य है वो विकासात्मक कार्यों में सहयोग करना, लाभुकों की पहचान करना, अंशदान देना, सौहार्द बनाना, निगरानी समितियों के कार्यों को पर्यवेक्षण बनाना, ये आपका जो है कार्य है। ग्राम पंचायत की बात करें उससे पहले हम बिहार में महिलाओं को आरक्षण की बात की जा रही है। पंचायत राज संस्थाओं में 50% आरक्षण है। प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण है। नगर निकायों में भी 50% आरक्षण है। इसके बाद बिहार पुलिस में 35% आरक्षण है। अन्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 35% आरक्षण है। उच्च शिक्षण संस्थान में भी महिलाओं को 33% आरक्षण है। ये आपको ध्यान रखना है।
अब हम ग्राम सभा के बाद ग्राम पंचायत की बात किया है। निर्वाचित जो मुखिया उप मुखिया होते हैं एवं वार्ड सदस्यों को मिलाकर 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन जो है किया जाता है। ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का चुनाव उसके विघटन के 6 माह के अंदर पूरा कर लिया जाता है। मुखिया का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है और उप मुखिया का जो चुनाव होता है वार्ड सदस्यों के बहुमत से अप्रत्यक्ष चुनाव के रूप में उसका चुनाव होता है। बहुमत बराबर होने पर जो परिणाम है वो लॉटरी के द्वारा खोला जाता है। वार्ड सदस्यों की बात किया तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक वार्ड का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। प्रत्येक 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड सदस्य का जो निर्वाचन है वो किया जाता है। मुखिया उप मुखिया अपना त्यागपत्र जो है जिला पंचायत राज अधिकारी को स्वयं लिखकर भी दे सकते हैं। वार्ड सदस्य अपना त्यागपत्र स्वयं लिखकर मुखिया को दे सकते हैं। 7 दिन के बाद उसका पद जो है रिक्त हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की जो कुल संख्या है आदि 1/2 होनी चाहिए। इसके बाद ग्राम कचहरी का भी प्रावधान है। प्रत्येक गांव ग्राम पंचायत क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए ग्राम कचहरी भी लगती है। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है वो सरपंच के द्वारा होती है जो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचित होता है। ग्राम पंचायत के सभी वार्ड से एक पंच सदस्य प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा निर्वाचित होता है। निर्वाचित पंच सदस्य सरपंच अपने में से एक उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा करते हैं। प्रत्येक ग्राम कचहरी की सहायता के लिए एक सचिव और न्याय मित्र की नियुक्ति जो है की जाती है। सरपंच उप सरपंच अपना त्यागपत्र जिला पंचायत राज अधिकारी को स्वयं लिखित आवेदन देकर देते हैं। ग्राम कचहरी का कोई पंच अपना त्यागपत्र स्वलिखित आवेदन के द्वारा सरपंच को भी दे सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार ग्राम कचहरी सदस्य 1,09,321 है तथा न्याय मित्र 5,826 है। इसके बाद पंचायत समिति आती है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है। प्रत्येक 5,000 की जनसंख्या पर एक पंचायत समिति बनाई जाती है और सदस्य का निर्वाचन होता है। पंचायत समिति के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति सदस्य निर्वाचन के होने के उपरांत अपने सदस्यों में से प्रमुख उप प्रमुख का जो है चुनाव करती है। प्रमुख उप प्रमुख का चुनाव पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। प्रमुख पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रमुख अपना त्यागपत्र लिखित रूप में अनुमंडल दंडाधिकारी को देता है। उप प्रमुख अपना त्यागपत्र स्वलिखित प्रमुख को देता है। पंचायत समिति का सदस्य अपना त्यागपत्र स्वलिखित करके प्रमुख को सौंप सकता है। तो एक दूसरे को ये जो है अपना त्यागपत्र भी सौंप सकते हैं। इसके बाद आता है प्रमुख जिला परिषद। ये इंपॉर्टेंट है। जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। जिला परिषद ग्राम पंचायत पंचायत समितियों के लिए नीति निर्धारण एवं मार्गदर्शन का काम करती है। जिला परिषद के सदस्य लगभग 50,000 की जनसंख्या पर प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष को चुनता है और एक उपाध्यक्ष को चुनता है और यह चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होती है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लिखित रूप से जिला दंडाधिकारी को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र स्वयं लिखित रूप से अध्यक्ष को सौंपता है। जिला परिषद सदस्य अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है, याद रखना है। इसके बाद पंचायत राज के सभी जनप्रतिनिधियों के निर्वाचन और त्यागपत्र की विधियों की बात है। जैसे मुखिया जो है जनप्रतिनिधि का निर्वाचन त्यागपत्र मुखिया जो है निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। जिला पंचायत राज अधिकारी को त्यागपत्र सौंप सकता है। उप मुखिया अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिला पंचायत राज अधिकारी को त्यागपत्र सौंप सकता है। वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। मुखिया को त्यागपत्र सौंपता है। प्रमुख जो होता है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अनुमंडल दंडाधिकारी को त्यागपत्र सौंपता है। उप प्रमुख अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रमुख को त्यागपत्र सौंपता है। पंचायत समिति सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। प्रमुख को त्यागपत्र सौंप सकता है। जिला परिषद अध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जिला दंडाधिकारी को त्यागपत्र सौंपता है। जिला परिषद उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जिला परिषद अध्यक्ष को त्यागपत्र सौंपता है। जिला परिषद सदस्य के बाद अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जिला परिषद अध्यक्ष को यह त्यागपत्र सौंप सकता है। सरपंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। जिला पंचायत राज अधिकारी को त्यागपत्र सौंप सकता है। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। जिला पंचायती राज अधिकारी को त्यागपत्र सौंप सकता है। और पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच को त्यागपत्र सौंप सकता है। तो ये आपके निर्वाचन कैसे होता है और त्यागपत्र किसे सौंप सकते हैं इसके बारे में बात की गई है। अब आता है नगरीय प्रशासन। भाई स्थानीय प्रशासन के बाद नगरीय प्रशासन आता है। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सुविधाओं के उद्देश्य से नगर पालिका का जो गठन है वो किया जाता है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा बिहार में नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए बिहार नगर पालिका अधिनियम लागू किया गया। इसके तहत संविधान में भाग I-X का शामिल किया गया है। अनुच्छेद 243 से 243 जी का प्रावधान शामिल है। संविधान में 12वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई है और 18 प्रमुख विषयों को इसमें शामिल किया गया है। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में शहरी सुशासन की त्रिस्तरीय संरचना नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का प्रावधान जो है किया गया है।
नगर निकायों में प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, 5 वर्षों के लिए सदस्यों का चयन किया जाता है और पंचायती राज प्रावधानों के अनुरूप आरक्षण की व्यवस्था यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अगर नगरीय सुशासन की बात की जाए, बिहार में नगरपालिका अधिनियम 2007 में नगरीय सुशासन के लिए त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान है। नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर निकाय के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। वर्तमान में बिहार में कुल नगर निकायों की बात किया तो 264 है। अगर वर्तमान में बिहार में नगर निगम की बात किया तो 19 है, नगर परिषद की बात किया तो 89 है, नगर पंचायत की बात किया 156 है, याद रखिएगा। इसके बाद राज्य वित्त आयोग आता है। राज्य वित्त आयोग की बात क्या है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 में आर्टिकल 243(1) में राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग का जो गठन है राज्यपाल के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है और यह आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा संबंधी कुछ जो है अनुशंसा भी करता है। राज्य में महाधिवक्ता की बात किया, संविधान में आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। महाधिवक्ता जो होता है राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पदग्रहण करता है। वर्तमान में श्री प्रशांत कुमार शाही बिहार के महाधिवक्ता है। अब ये कार्य क्या करता है, तो राज्य को विधि संबंधी सलाह देता है, विधानमंडल के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मताधिकार का इसको जो अधिकार है वो नहीं होता है। इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था की बात की जाए, प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य को प्रशासनिक रूप में विभाजित किया गया है। प्रशासनिक इकाई राज्य में मुख्य सचिव होता है, प्रमंडल में आयुक्त कमिश्नर होते हैं, जिला में जिला पदाधिकारी डीएम होता है, अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ होता है, प्रखंड में प्रखंड विकास अधिकारी बीडीओ और अंचल पदाधिकारी सीओ होता है। तो ये आपके प्रशासनिक उच्च अधिकारी होते हैं, याद रखना है ना। चलिए, प्रशासनिक दृष्टि से राज्य का जो प्रशासनिक प्रधान होता है वो मुख्य सचिव होता है ना, चीफ सेक्रेटरी होता है। मुख्य सचिव सचिवालय का प्रधान होता है और मुख्य सचिव समस्त विभागों पर नियंत्रण भी रखता है। मुख्य सचिव जो होता है मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार होता है। मुख्य सचिव मंत्रिमंडल का भी सचिव होता है और मंत्रिमंडल की बैठकों का प्रबंधन भी मुख्य सचिव के द्वारा ही किया जाता है। अब बिहार में जो विधानसभा चुनाव 2025 हुए हैं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटों की संख्या रही, जनता दल जेडीयू को 85 सीटों की संख्या रही, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 25 सीटों की संख्या रही, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एलजेपी को 19 सीटें संख्या रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आईएनसी को 6 सीटें रही, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीटें रही, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 5 सीटें रही, राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें रही, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन पार्टी है 2 सीटें रही, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को 1 सीट रही, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी को 1 सीट रही, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी को 1 सीट। टोटल 243 सीटों की संख्या का विभाजन जो है इस रूप में किया गया था। अब लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिली है, जनता दल की बात की जाए तो 12 सीट मिली थी, लोक जनशक्ति पार्टी को 5 सीट मिली, भारतीय जनता दल को 4 सीटें मिली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 सीटें मिली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 2 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। टोटल आपकी लोकसभा में 40 सीटें हैं और इस तरीके से चुनाव में जो है बांटा गया था। बिहार में जाति आधारित गणना की बात की जाए जो आपकी की गई थी तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपकी 4,70,80,514 है। वहीं पिछड़ा वर्ग की बात किया 3,54,63,936 है। अनुसूचित जाति 2,56,89,820 है। सामान्य वर्ग की बात किया 2,02,91,679 है। अनुसूचित जनजाति की बात किया 21,99,361 याद रखिएगा। टोटल ओवरऑल बताई जा रही है जो आपकी 13,07,25,310 आपके बिहार में जाति आधारित गणना जो है की गई। सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 36% के आसपास, फिर आपका पिछड़ा वर्ग आता है 27%, फिर अनुसूचित जाति आती है 19%, फिर सामान्य वर्ग 15%, फिर आपका अनुसूचित जनजाति 1.68% आता है। अगर हम बिहार में धर्मों पर आधारित बात करें, हिंदू धर्म की बात की जाए तो 81.99% निवास करता है। मुस्लिमों की बात किया 17.7%, बौद्ध धर्म 0.085%, ईसाई की बात किया 0.057%, सिख की बात किया 0.011% और जैन धर्म 0.009%। ये आपके धर्मों के आधार पर जो प्रतिशत जनसंख्या है इसके बारे में यहाँ पर विभिन्न धर्मों को प्रतिशत के बारे में बात की गई है। तो हमारा जो नेक्स्ट हमारी वीडियो आएगी उसमें हम कला संस्कृति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हमने यहाँ पर जो है एक बहुत बढ़िया टॉपिक पर कंप्लीट किया है पॉलिटी पर। तो कला संस्कृति से आपके 2 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल एग्जाम में, इसको स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उसको देख लेना है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज ही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।